हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना आज का टॉपिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें भी एक पार्ट है जो हम पर्टिकुलरली फोकस करेंगे। सबसे पहले हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आता है। चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि 1600 में क्वीन एलिज़ाबेथ थी हमारे पास, यानी हमारे पास नहीं थी, क्वीन एलिज़ाबेथ थी। उनसे चार्टर साइन करवाया किसने? ब्रिटिशर्स ने। और फिर 1608 में वो एज ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर्स की तरह आए इंडिया में। उन्होंने ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ की। फिर 1764 में एक बैटल ऑफ बक्सर हुआ जो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा जाएगा। ये बस एक इंट्रोडक्शन है कि कैसे हमारी जो पॉलिसीज़ थी वो इनैक्ट हुई, कैसे चीज़ें इनैक्ट हुई एग्जैक्टली। तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1765 में। शाह आलम ने जो दीवानी राइट्स थे, दीवानी राइट्स जो थे वो दे दिए इसको, ब्रिटिशर्स को, या हम कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। व्हाट वर दीवानी राइट्स? दीवानी राइट्स वर राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। और ये 3 जगह की दीवानी राइट्स दी थी, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर सब कुछ चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। फिर आया 1858। 1858 में सिपॉय म्यूटिनी हुई और फिर लगा ब्रिटिश क्राउन को कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो अच्छे से रूल नहीं कर पा रही, तो उन्होंने पूरा का पूरा चार्ज खुद ले लिया ब्रिटिश क्राउन ने। कब तक? 15 अगस्त 1947 तक। फिर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी फॉर्म हुई कि अब हम अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। एंड फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। बट कॉन्स्टिट्यूशन बनना वॉज नॉट दैट ईजी। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे एक्ट्स पहले आ चुके थे जो ब्रिटिश टाइम में आए थे, जिससे इन्फ्लुएंस होके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ। तो इस तरह के से 2 चीज़ थी। एक था कंपनी रूल जो 1773 से 1858 तक चला, और एक था क्राउन रूल जो 1858 से 1947 तक चला। तो इस वीडियो में हम कंपनी रूल के बारे में पढ़ेंगे एग्जैक्टली कि उसमें कौन से एक्ट्स आए, उन एक्ट्स के क्या क्या फीचर्स थे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये हमें MCQs में भी हेल्प करेगा और एक हमारी बेसिक सी डेवलपमेंट अप्रोच बनाएगा कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ था एग्जैक्टली। तो सबसे पहले हमारे पास आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 3 वजह से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल और रेगुलेट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को। दूसरी वजह, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को पहली बार देखा गया कि उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। तीसरा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच को पहली बार इसके फाउंडेशन आई कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होगा। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सेंटर में एक है और वो बाकी लोगों से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। फिर इस एक्ट के फीचर्स, सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को भी शो कर रहा है, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, उस टाइम पे अलग अलग गवर्नर्स होते थे प्रोविंसेस के, तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उसे बना दिया गया तो उसे एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई जो कि 4 मेंबर्स की थी। उसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि फर्स्ट गवर्नर जनरल थे कौन? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फीचर वॉज कि जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास थे उनको सबऑर्डिनेट बना दिया एज कंपेयर टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद तीसरा जो फीचर इसका था कि एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया कैलकाटा में 1774 में। ईयर इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसमें एक तो चीफ जज था जिसे हम आज के टाइम पे चीफ जस्टिस कहते हैं, और 3 अदर जजेस भी थे।
उसके अलावा जो हमारे जो भी सर्वेंट्स थे कंपनी के या जो भी मेंबर्स थे उसके, तो उन्हें कहा गया कि तुम प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हो, तुम ब्राइब नहीं ले सकते हो, मतलब ये सारी चीज़ें मना कर दी गई कि ऐसे गिफ्ट नहीं ले सकते हो, ब्राइब नहीं ले सकते हो। उसके अलावा कंपनी का जो था एक ऐसी कंट्रोलिंग बॉडी थी, मतलब कंट्रोल करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू अ बॉडी कॉल्ड COD, विच इज़ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था कि सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री अफेयर्स जो है कंपनी के, उन्हें कोऑर्डिनेट करे, देखे, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखे। अब ये तो बन गया हमारा, एक एक्ट बन गया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, बट इसमें थे बहुत सारे फ्लॉज। वैसे देखा जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट के एंड से देखा गया तो बहुत सारे फ्लॉज थे। तो अगला हमारे पास आया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा गया। इसमें क्या हुआ कि इसमें कुछ फ्लॉज थे, उन्हें लगा जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में उसे ठीक करना है। सबसे पहला जो इसका फीचर था वो ये था कि इन्हें लगा कि जो हमारा गवर्नर जनरल है ना, गवर्नर जनरल, उसकी जो काउंसिल है प्लस जो भी सर्वेंट्स है कंपनी के, वो ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर कोई भी काम करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं आएगा। ऑफिशियल कैपेसिटी वॉज नॉट एग्जैक्टली डिफाइंड, बट ठीक है, जो भी वो ऑफिशियली किसी भी चीज़ के लिए करेंगे। सिमिलरली जो रेवेन्यू के मैटर्स होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आएंगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट बनाया क्यों है? तो सुप्रीम कोर्ट को कहा कि सुप्रीम कोर्ट, तुम जो इनहैबिटेंट्स हैं, जो लोग रहते हैं कैलकटा में, उनका जुरिस्डिक्शन करो, उनके साथ अपना जुरिस्डिक्शन वाला काम करो, और वो भी कैसे? पर्सनल लॉ के बेसिस पे करो कि हिंदू को हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ट्रायल्स लो उनके, और जो मुस्लिम्स हैं उनके मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग लो। फिर सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ इतना सा काम दिया। फिर जैसे अब हमें पता है कि हम कभी भी अपील करते हैं, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, अगर हमारी उसमें बात नहीं बनी तो हम हाई कोर्ट में अपील करते हैं, हाई कोर्ट में बात नहीं बनी तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, तो ऐसे अबव अपील होती हैं। सिमिलरली क्या हुआ इसमें कि इन्होंने भी अपील के लिए कहा, तो इसमें अपील्स के लिए क्या किया कि अपील होनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट में, बट क्या किया कि प्रोविंशियल कोर्ट को कह दिया कि प्रोविंशियल कोर्ट्स की जो भी अपील होंगी वो सुप्रीम कोर्ट में जाने की बजाय गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के पास जाएंगी। सिमिलरली जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमारे प्रोविंशियल कोर्ट्स के, वो भी गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के पास चले जाएंगे। फिर हमारे पास आया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसको पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहा गया? क्योंकि उस टाइम पे जब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया तो उस टाइम पे जो इनके प्राइम मिनिस्टर थे वो विलियम पिट थे। अब इसकी भी दो वजहें कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। इसकी सबसे पहली वजह है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस एक्ट में पहली बार जो भी टेरिटरीज थी हमारी इंडिया की, जो भी टेरिटरीज थी उनको ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया। सेकंड, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दिया गया इसमें। कंट्री जो भी, मतलब हमारी कंट्री की जो भी टेरिटरीज थी उनके ऊपर सुप्रीम कंट्रोल मिला ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब इसके जो फीचर्स थे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, तो बहुत ध्यान से सुनना इस चीज़ को। दो तरीके से बांट दिए फंक्शंस, कमर्शियल फंक्शंस, पॉलिटिकल फंक्शंस। कमर्शियल फंक्शंस के लिए COD हमने ऊपर भी पढ़ा था फर्स्ट वाले एक्ट में। तो जो COD था हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसको दे दिए सारे कमर्शियल फंक्शंस कि तुम कमर्शियल फंक्शंस को संभालो। और पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए एक बॉडी बनाई, नई बॉडी, जिसको कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वही काम था जो पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का था, यानी कि रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स देखना। इसमें यही है, बस इसमें ये है कि इसको दो डुअल फंक्शंस में डिवाइड कर दिया गया था। फिर हमारे पास आया एक्ट ऑफ 1786। दिस इज़ नथिंग, ये तो बस ये था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस
ने कहा कि मैं तो गवर्नर जनरल सिर्फ तभी बनूंगा जब मेरी 2 मांगें पूरी की जाएंगी। पहली, मुझे बनना है कमांडर इन चीफ। अगर मुझे कमांडर इन चीफ बना रहे हो तो मैं गवर्नर जनरल बनूंगा। दूसरा, मेरे पास ये पावर होनी चाहिए ओवरराइड करने की काउंसिल को, यानी कि अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है और काउंसिल मेरे फेवर में नहीं है तो मैं उनको ओवरराइड कर सकूँ। तो एक्ट ऑफ 1786 में सिर्फ यही था। फिर हमारे पास आगे फर्दर आया चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले तो ओवरराइडिंग की पावर जो थी वो आगे फर्दर सबको प्रोवाइड कर दी गई कि तुम्हें ओवरराइड करने हैं, तुम्हारे काउंसिल को ओवरराइड करने की पावर है, वो सबको आगे प्रोवाइड कर दी गई। दूसरी चीज़ जो दी गई वो दी गई कि जो ये कमांडर इन चीफ है ना, कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल या उसके काउंसिल से नहीं बन सकता है अनटिल एंड अनलेस इट इज़ अपॉइंटेड। अगर उससे अपॉइंट किया गया है गवर्नर जनरल या उसके काउंसिल से तो ओके है, वरना उसको नहीं अपॉइंट कर सकता ऐसा। तीसरा, जो मद्रास और बॉम्बे था उन्हें और फर्दर उनसे थोड़ी सी पावर्स ली गई, उन्हें और ज़्यादा सबऑर्डिनेट बना दिया गया। फोर्थ थिंग जो इसमें हुई, जो ट्रेड मोनोपोली थी। अब यू शुड नो दिस थिंग कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास ना ट्रेड मोनोपोली थी कि सिर्फ वही ट्रेड कर सकते हैं। मोनोपोली मतलब कि सिर्फ एक सिंगल पर्सन के पास पावर होनी ट्रेड करने की, तो सिर्फ वही ट्रेड कर सकते हैं, तो और नहीं कर सकते। तो ये 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दी गई। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग, जो BOC हमने अभी पेपर पढ़ा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इसको फुल में भी लिख देती हूँ। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना हमारा, जो अभी अभी हमने पढ़ा था कि पिट्स इंडिया एक्ट से फॉर्म हुआ था, तो वो हमारा ये था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये हमारा इसके जो इंडियन रेवेन्यूज़ आएंगे, जो इंडिया में रेवेन्यू फॉर्म हो रहा है उससे टैक्सेस पे किए जाएंगे, यानी जो इनके सैलरीज़ हैं वो इंडियन रेवेन्यू से पे की जाएंगी। फिर हमारे पास आया चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें क्या हुआ, जो ट्रेड मोनोपोली थी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो ट्रेड मोनोपोली 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड की थी वो ट्रेड मोनोपोली अब ख़त्म कर दी। पर देयर वॉज एन एक्सेप्शन विद 2 थिंग्स, ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। इनकी मोनोपोली रख ली, बाकी सारी मोनोपोली एबॉलिश हो गई। दूसरा, सोवरेनिटी कम्प्लीटली ब्रिटिश क्राउन की थी इंडियन टेरिटरीज़ पे। तीसरा, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे ना, जो हमारे क्रिश्चियन मिशनरीज थे ब्रिटिश में, उनको कहा कि आप इंडिया आइए और इनलाइटनमेंट स्प्रेड कीजिए, उनको क्रिश्चियनिटी के बारे में बताइए। फिर वेस्टर्न एजुकेशन स्प्रेड करने की बात की गई कि पढ़ाएं, ये मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा जब वुड्स डिस्पैच के बारे में और सारे एजुकेशन के कमिटीज़ के बारे में बात की जाएगी। तो उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट को कहा कि आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो और अगर टैक्स ना दिया जाए तो उनको पनिश किया जा सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास आया चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये कहा जाता है कि जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया था, इट वाज मतलब कि फाइनल स्टेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन, मतलब कि सबसे पीक पे अगर सेंट्रलाइजेशन कभी थी तो वो इसकी वजह से थी, यानी कि यहाँ पे थी। इट रीच्ड इट्स मैक्सिमम, जैसे एक ग्राफ होता है उसमें हम मैक्सिमम पे पहुँचते हैं फिर नीचे नीचे जाते हैं, तो अपनी जेनिथ पे, अपने मैक्सिमम पे 1833 में थी सेंट्रलाइजेशन। इसमें क्या हुआ कि जो हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रिप्लेस करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया। अब वो एक इंसान पूरे के पूरी इंडियन टेरिटरी को देख रहा है, सारे सिविल सारी मिलिट्री पावर्स उसके पास है। ये बनने वाला जो फर्स्ट पर्सन था वो था विलियम बेंटिक। फिर सेकंड फीचर जो इस एक्ट का था, जो लेजिस्लेटिव पावर थी, पहले प्रोविंसेस के पास भी लेजिस्लेटिव पावर थी, तो जो ये लेजिस्लेटिव पावर थी हमारी बॉम्बे मद्रास की, वो उनसे ले ली गई और एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर
हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई। तो इसमें क्या हुआ कि इससे पहले जितने भी एक्ट्स बने थे उनको रेगुलेशन कहा गया, बट इससे आगे जो भी बने उन्हें एक्ट्स कहा गया। तीसरी चीज़ जो हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी एक कमर्शियल बॉडी थी पहले तो उनके कमर्शियल फंक्शंस को कम्प्लीटली एबॉलिश कर दिया गया। उसे बना दिया एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो मेजेस्टी यानी कि हाई कमांड यानी कि क्वीन उनके लिए काम कर रही है इंडिया में। तो इसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। फिर 1833 में एक वो भी लाया गया कि हम सिविल सर्विसेज के लिए, जिस चीज़ के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, इसके लिए ओपन कंपटीशन लाए, ओपन कंपटीशन प्रोवाइड किया जाए। बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपोज्ड इट, तो ये चीज़ नहीं हो पाई। फिर इस पूरी रो में, पूरी सीरीज़ में, द लास्ट एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसमें क्या हुआ कि पहली बार जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे उनको सेपरेट कर दिया कि लेजिस्लेशन अलग होगी, एग्जीक्यूशन अलग होगा। जो हम दो बॉडी सेपरेटली पढ़ते हैं गवर्नमेंट की, उनको सेपरेट किया गया पहली बार इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में। क्या किया गया, 6 नए मेंबर्स ऐड किए गए जिनको कहा गया क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। अब 6 लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स ऐड किए गए और एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई जहाँ पे लेजिस्लेशन का सारा काम होने लगा। इसको एक मिनी पार्लियामेंट की तरह इनैक्ट किया गया, मतलब एक मिनी पार्लियामेंट की तरह थी गवर्नर जनरल की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऐसे जैसे वहाँ पे ब्रिटिश में पार्लियामेंट चल रही थी, ऐसे ही इंडिया की लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई थी, वो एक मिनी पार्लियामेंट की तरह। सेकेंड थिंग, जो ये 6 मेंबर्स थे ना, इसमें से कहा गया कि जो 4 मेंबर्स हैं वो हमारे प्रोविंसेस से लिए जाएंगे। कौन से प्रोविंसेस, मद्रास, बंगाल, बॉम्बे एंड आगरा। उसके बाद फिर थर्ड पॉइंट, जो इसका थर्ड फीचर था वो ये था कि हमेशा ना जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको भी एक्सटेंड किया जाता था और ऐसे मतलब फिक्स्ड टाइम पीरियड बताया जाता था। बट इस बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो ये चीज़ थी, ये आगे तक मतलब आगे इनको परमिशन मिली कि तुम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहोगे या तुम ये चीज़ रहोगे, बट कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं था, यानी कि उनका जाने का टाइम आने वाला था। तो देयर वाज नो फिक्स टाइम पीरियड। एंड द लास्ट पॉइंट, जो ये ओपन कंपटीशन की बात की गई थी सिविल सर्विसेज में, 2 तरह की सिविल सर्विसेज होती थी उस टाइम पे, कोविनेटेड और अनकोविनेटेड। ये हायर होती थी जो लॉ से बनी थी और ये थोड़ी लोअर सिविल सर्विसेज होती थी। तो जो ओपन कंपटीशन था सिविल सर्विसेज के लिए, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, अलाउ किया गया कि इंडियंस भी अब इसमें बैठ सकते हैं। एंड विद दिस एक मकौले कमेटी बनी थी। अगर पेपर में एग्ज़ाम में कभी भी ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ मकौले कमेटी रिलेटेड टू, इट इज़ इन 1854 में बनी थी। सो इट वाज रिलेटेड टू व्हाट, ओपन कंपटीशन इन सिविल सर्विसेज। सो दीज वर द मेजर फीचर्स एंड I hope you understand. कोई भी doubt हो तो you can ask in comments. And that's it for today. Have a nice day. All the best for your exams. Prepare